हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, नवोदय विद्यालय समिति ने क्लास 11th के लिए लेटरल एंट्री सेक्शन टेस्ट के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कर दिए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट ने भर भी दिए होंगे। लेकिन अभी अगर आपने दोस्तों फॉर्म को नहीं भरा है तो पहले एक बार इसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा कर लीजिए, ताकि भरते टाइम आपसे कोई भी गलती ना हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे दोस्तों फॉर्म भरने में कुछ गलती कर देते हैं और लास्ट टाइम में जब उनका एग्जाम क्लियर हो जाता है और सिलेक्शन मतलब एडमिशन की बात आती है, फाइनल एडमिशन की, तो उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाता है क्योंकि फॉर्म भरते समय उनसे कुछ गलती हो गई होती है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ फॉर्म के बारे में। इसमें सब चीज़ों की बात करेंगे कि आप इस फॉर्म को भर सकते हो या नहीं भर सकते, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन बच्चा एलिजिबल है भरने के लिए, एज लिमिट कितनी चाहिए, ठीक है ना। वो रूरल और अर्बन बच्चे उनका क्या चक्कर है, किसको रूरल भरना है, किसको अर्बन भरना है, रिजर्वेशन का क्या चक्कर है, जो SC ST OBC कैटेगरी है तो उसमें रिजर्वेशन का क्या चक्कर है, कब आपको OBC भरनी है, कब नहीं भरनी है, OBC वाले बच्चों को खास ध्यान देना है, लेकिन उनमें बहुत सारी दिक्कत होती है और रूरल अर्बन में बहुत सारी दिक्कत बच्चे करते हैं। फीस के बारे में भी बात करेंगे, एग्जाम कब है, लास्ट डेट क्या है, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, सेंटर का मतलब एग्जाम सेंटर आपका कहाँ पे होगा, कौन से मीडियम में एग्जाम होगा आपका, सिलेबस पैटर्न, सब चीज़ें जितनी भी है इस प्रोस्पेक्टस में दी है, लगभग सब चीज़ें जो भी इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो दोस्तों, जो फॉर्म भरने की आपकी जो लास्ट डेट है, यहाँ पे लिखा हुआ है लेटरल एंट्री सेक्शन टेस्ट है जो आपका, ठीक है ना, क्लास 11th के लिए 2025-26 सेशन के लिए। इसको दोस्तों रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आपकी 30 अक्टूबर 2024 है। तो 30 अक्टूबर से पहले दोस्तों सब जानकारी इकट्ठा करके इसको जल्दी से भर देना। डेट की बात करें दोस्तों, आपका एग्जाम कब होगा, आपका जो एग्जाम है फरवरी में होगा, 8 फरवरी 2025 को, यानी लगभग दोस्तों 3-4 महीने आपके पास हैं, अच्छे से तैयारी कर सकते हो आप 3-4 महीने में अगर अभी से स्टार्ट करोगे तो। दोस्तों अब देखो, धीरे धीरे हम सभी चीज़ों के बारे में इसमें जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, नवोदय विद्यालय के बारे में बताया गया है क्या कुछ है ना। 27 स्टेट्स में JNV होते हैं, 8 यूटीज में, तमिलनाडु स्टेट को छोड़ के। मेन इसमें मैं आपको फीस के बारे में बताता हूँ दोस्तों, फीस क्या है। दोस्तों नवोदय विद्यालय में जो फीस है मैं आपको बता देता हूँ, 6ठी से लेकर 8वीं तक बच्चों की कोई भी फीस नहीं लगती, ठीक है ना। फीस लगती है 9 से लेकर 12th तक के बच्चों की, और 9 से 12th भी दोस्तों सभी की फीस नहीं लगती। इसमें किस किस को छोड़ दिया जाता है, देखो ध्यान से समझना। 9th से 12th में भी सभी गर्ल्स को छोड़ के, ठीक है ना, जो भी बच्चे SC कैटेगरी से हैं, ST कैटेगरी से हैं, और जितने भी बच्चों की जो फैमिली इनकम है बिलो पुअर्टी लाइन है, ठीक है ना, BPL में BPL के अंडर आते हैं जो बच्चे बिलो पुअर्टी लाइन, जिनकी इनकम बहुत ही कम है, उन सभी बच्चों को छोड़ के बाकी जो भी बच्चे हैं सिर्फ उन्हीं की फीस लगेगी, और वो भी 9 से 12th तक के बच्चों की लगती है। अब दोस्तों अब पता तो चल गया किसकी फीस लगती है, लेकिन फीस लगती कितनी है। दोस्तों जो नवोदय में फीस होती है वो 600 रुपये पर मंथ फीस होती है, 600 रुपये पर मंथ फीस होती है। लेकिन दोस्तों अगर किसी के फैमिली में मदर फादर जो भी हैं, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है ना, अगर वो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तब दोस्तों फीस होगी 1500 रुपये पर मंथ, तब फीस दोस्तों 1500 रुपये पर मंथ होगी। तो ये फीस का दोस्तों क्राइटेरिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नवोदय विद्यालय स्कीम के बारे में लिखा हुआ है, तो आपको पता होगा अच्छी एजुकेशन वहाँ पे दी जाती है, ठीक है ना। बहुत सारी वहाँ पे एक रेजिडेंशियल स्कूल है ना, वहाँ पे अच्छा खाना पीना सब कुछ फ्री मिलता है, तो बाकी बहुत सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। मेन बात करेंगे हम यहाँ पे नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है। दोस्तों क्लास 11th का जो एग्ज़ाम है वो क्यों होता है, क्योंकि स्कूल है जो 6ठी से 12वीं तक है, जब 6ठी में बच्चे ले लिए जाते हैं फिर दोबारा से 9th में या फिर 11th में बच्चे क्यों इसमें एडमिट किए जाते हैं, क्यों उनका एडमिशन किया जाता है। देखो दोस्तों क्या होता है, जैसे 6ठी में बच्चे जाते हैं तो 8वीं तक कुछ बच्चे क्या है स्कूल को छोड़ देते हैं किसी कारणवश, तो 9th में फिर दो एग्ज़ाम होता है। 9th में फिर जब बच्चे मतलब फुल सीट्स हो जाती हैं, 80 सीट्स हो जाती हैं, तो 10th के बाद कुछ बच्चे दोस्तों स्कूल छोड़ के चले जाते हैं, अगर उनको कोई ऐसी स्ट्रीम लेनी हो जो स्कूल में ना हो, या किसी भी कारणवश अगर कुछ बच्चे चले जाते हैं तो सीट्स कम हो जाती हैं, फिर उन्हीं सीट्स को दोबारा से फिल करने के लिए क्लास 11th में दोस्तों एक एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है। हालांकि पहले एग्जाम नहीं लिया जाता था, पहले 10th की परसेंटेज के बेस पर एडमिशन होता था, अभी लास्ट ईयर से पिछले 1 साल से दोस्तों एग्जाम लेना स्टार्ट हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों कि कौन कौन बच्चा इसके लिए एलिजिबल है और कौन कौन बच्चा एलिजिबल नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से समझना। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, कौन कौन बच्चा फॉर्म को भर सकता है। सबसे पहले दोस्तों हम एज लिमिट की बात करेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा डाउट होता है, बार बार कमेंट मैसेज करके पूछते हैं बच्चे कि सर मेरी डेट ऑफ बर्थ इतनी है, क्या मैं एग्जाम फॉर्म फिल कर सकता हूँ या नहीं। तो दोस्तों जिन भी बच्चों की डेट ऑफ बर्थ
1 जून 2008 से लेकर 31 जुलाई 2010 के बीच में है, और ये दोनों दिन भी दोस्तों इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। यानी 1 जून 2008, 2 जून 2008, 3 जून 2008, फिर जुलाई 2008, अगस्त सितंबर अक्टूबर करते करते पूरा 2009, और फिर जनवरी 2010, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई में 1-2 से लेकर 31 जुलाई 2010 तक, यहाँ तक अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। लेकिन अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जून से पहले की है, यानी कि मई में आ गई, 31 मई आ गई 2008, या फिर आपकी दोस्तों 1 अगस्त जुलाई के बाद अगस्त आएगा 2010, इसके बाद की डेट ऑफ बर्थ है, फिर आप दोस्तों इस फॉर्म को नहीं भर पाओगे। दूसरी बात दोस्तों, कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड 10th प्रायर टू सेशन 2024-25 आर नॉट एलिजिबल। अगर आपने 10वीं कक्षा को, जो सेशन चला हुआ है 2024-25, अभी आप क्लास 10th में होने चाहिए, लेकिन अगर आपने इससे पहले ही क्लास 10th को पास कर लिया है, पिछले सेशन में क्या होगा 2023-24 वाले में, इससे पहले कभी कर लिया है, भले ही आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आ रही है, लेकिन सेशन आपने पहले ही कंप्लीट कर लिया है, तो भी दोस्तों आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। अभी के टाइम इस सेशन में आप किस में होना चाहिए, क्लास 10th में होने चाहिए, तभी इस फॉर्म को भर सकते हो। और एक और बात, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, SC ST OBC कुछ भी हो, सबके लिए सेम रूल लगेगा, यहाँ पे कोई भी किसी को छूट नहीं मिलेगी, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों क्या लिखा है, देखो, कैंडिडेट मस्ट बी स्टडिंग इन क्लास 10th फ्रॉम ए गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एफिलेटेड टू CBSE और एनी स्टेट मतलब एजुकेशन बोर्ड और अदर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ डिस्ट्रिक्ट वेयर जवाहर नवोदय विद्यालय इज लोकेटेड ड्यूरिंग द एकेडमिक सेशन 2024-25, यानी अप्रैल 2024 से मार्च 2025 का सेशन हो सकता है, या टोटल 2024 वाला सेशन हो सकता है जनवरी से दिसंबर तक, तो वो बच्चा इसको भर सकता है। अब इसका मतलब क्या है, देखो दोस्तों, आप इस फॉर्म को तभी भर सकते हो अगर आप क्लास 10th कर रहे हो किसी गवर्नमेंट स्कूल से, या अगर गवर्नमेंट स्कूल नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्राइवेट भी हो सकता है, बट वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, मान्यता प्राप्त स्कूल होना चाहिए, ठीक है ना, मान्यता प्राप्त स्कूल होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड स्कूल होना चाहिए, और बोर्ड आपका चाहे वो CBSE बोर्ड से एफिलेटेड हो, चाहे वो आपके किसी भी यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, पंजाब बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, गुजरात बोर्ड, किसी भी बोर्ड से, कोई भी स्टेट का बोर्ड भी हो सकता है, या कोई अन्य बोर्ड भी हो सकता है जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड हो, ठीक है ना, और ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वेयर द JNV तो इज लोकेटेड, और उसी डिस्ट्रिक्ट में आप क्लास 10th करते होने चाहिए जिस डिस्ट्रिक्ट में आप दोस्तों मतलब कि आपका जो JNV सिचुएटेड है, ठीक है ना। और सेशन कौन सा होना चाहिए 10th के दौरान, चाहे आप अप्रैल 2024 से मार्च 2025 वाला सेशन हो, या सिंपल कई कई स्कूलों में जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 का सेशन भी होता है, ये भी आपको बात ध्यान में रखनी है। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट है एलिजिबिलिटी का, कि केवल इंडियन जो बच्चे हैं वही इसको भर सकते हैं, कोई आसपास देश है पाकिस्तान, नेपाल वगैरह, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनके बच्चे नहीं भर सकते, ठीक है ना। सिर्फ भारत के वो बच्चे जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं वही बच्चे इसको भर सकते हैं। अब बात करेंगे कौन भर नहीं सकता, नॉट एलिजिबल कौन है। कैंडिडेट हु हैव पास्ड क्लास 10th प्रायर टू सेशन 2024-25 आर नॉट एलिजिबल। कैंडिडेट हु आर स्टडिंग इन क्लास 10 ड्यूरिंग द सेशन 2024 आर एलिजिबल टू अप्लाई। देखो, जो क्लास 10th को पहले ही पास कर चुके हैं वो दोस्तों इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, तो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा दोस्तों क्या लिखा है यहाँ सिलेक्शन का क्राइटेरिया लिखा है, तो ये तो दोस्तों वही आपका पेपर होगा, ठीक है ना। पेपर के बाद जो भी आपकी मेरिट वगैरह बनेगी उसके हिसाब से आपका जो है सिलेक्शन होगा। और यहाँ पे दोस्तों रिजर्वेशन होती है, रूरल की अलग, गर्ल्स की अलग रिजर्वेशन होती है, SC ST OBC और दिव्यांग की अलग से रिजर्वेशन होती है, फिर रूरल की अलग से रिजर्वेशन होती है, जैसे यहाँ पे लिखा ही है, ठीक है ना। तो वैकेंसीज के हिसाब से आपका जो है सिलेक्शन होगा स्ट्रीम में, जैसे लिखा है द कैंडिडेट्स हु आर डिजायरस of admission in only one stream are advised to apply for that stream only. However, provision is made to apply for a maximum of 2 streams. Multiple options exercised by the candidates will be considered in order of science, commerce, humanities and vocational. देखो दोस्तों, अगर आप सिर्फ एक ही स्ट्रीम लेना चाहते हो कोई सी, तो आपको सिर्फ एक ही भरनी है, क्योंकि अगर बाई चांस आपका पिछली बार क्या हुआ था, बच्चों ने दो दो भर दी थी, एडमिशन हो गया उस स्ट्रीम में जो उसको चाहिए नहीं थी। मान लो बच्चे को साइंस चाहिए थी, लेकिन उसने फॉर्म भरते समय साथ में आर्ट्स भी भर दी, कि साइंस आर्ट्स दोनों भर दी। अब एडमिशन हो गया आर्ट्स में, सिलेक्शन हो गया आर्ट्स में, तो उसने सोचा कि आर्ट्स तो मुझे लेनी नहीं, तो आर्ट्स में एडमिशन नहीं लिया। अब साइंस में लेना था, साइंस में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आर्ट्स में सिलेक्शन हो गया, उसमें एडमिशन नहीं लिया, किसी दूसरे बच्चे का हो जाता तो उसका भी नुकसान हो गया। तो जिसमें आपको एडमिशन लेना है सिर्फ वही स्ट्रीम आपको भरनी है, ठीक है ना, फालतू आपको स्ट्रीम नहीं भरनी है, ठीक है ना। तो ये बात का ध्यान आपको खास रखना है। इसके अलावा क्या लिखा है, इफ सेलेक्टेड फॉर ए JNV एंड स्ट्रीम अगेंस्ट वैकेंसीज
चेंज ऑफ जेएनवी स्ट्रीम विल नॉट बी एंटरटेन। और दोस्तों जब आप फॉर्म भरोगे ना तो आपके पास ऑप्शन आएगा, जेएनवी का ऑप्शन आएगा। जैसे मान लो आपको आर्ट्स स्ट्रीम में भरना है, अब आर्ट्स स्ट्रीम है दोस्तों, ठीक है ना, वो हो सकता है आपके जेएनवी है जो आपका डिस्ट्रिक्ट जेएनवी है वहाँ पे ना हो, पास वाले किसी डिस्ट्रिक्ट में हो सकती है या किसी और पास वाले डिस्ट्रिक्ट में हो सकती है, आप 2-3 डिस्ट्रिक्ट भर सकते हो। तो उन डिस्ट्रिक्ट्स में से जिसमें भी आपका सिलेक्शन होगा ना, जिस भी स्ट्रीम में होगा, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में हो, साइंस कॉमर्स मैथ, मतलब साइंस में हो, साइंस में दोनों आ जाएगी, मेडिकल नॉन मेडिकल, कॉमर्स में हो, आर्ट्स में हो या वोकेशनल में हो, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में और जिस भी स्ट्रीम में आपका सिलेक्शन होगा वो फिर चेंज नहीं हो सकती। उसी स्ट्रीम में एडमिशन लेना पड़ेगा, उसी डिस्ट्रिक्ट में। पिछली बार भी बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, सर मुझे साइंस लेनी थी और सिलेक्शन हो गया कॉमर्स में, क्या मैं चेंज कर सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं चेंज कर सकते। और कई बार क्या होता है, आपने जो 2-3 डिस्ट्रिक्ट भरे हैं ना, हो सकता है आपके दूर वाले डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन हो जाए, तो भी दोस्तों आप अपने पास वाले में नहीं करवा सकते। जहाँ पे आपका एडमिशन हुआ है, सिलेक्शन हुआ है, वहीं पे आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो बहुत सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। एक और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, रूरल अर्बन की बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, मैं यहाँ पे स्टार लगा रहा हूँ। पिछली बार भी 11th का बच्चा था एक, उसने क्या किया, रूरल भर दिया। क्या भर दिया? रूरल भर दिया। लेकिन बाद में पता पता चला वो तो अर्बन के अंदर आता है, और फिर उससे रूरल का सर्टिफिकेट मांगा गया, क्योंकि रूरल भरा था तो सर्टिफिकेट तो देना ही पड़ता, क्योंकि रूरल में कोटा में दोस्तों एडमिशन होता है। अब सर्टिफिकेट उसके पास था नहीं, वो नहीं दे पाया, ठीक है, स्कूल वालों ने बनाया नहीं, तो जिसकी वजह से उसका एडमिशन कैंसिल हो गया, एक छोटी सी गलती की वजह से। तो आपको भी दोस्तों रूरल और अर्बन भरोगे तो ध्यान से भरना है। पहली बात तो बच्चों को लगता है रूरल का मतलब है कि मैं गाँव से हूँ तो मैं रूरल भर दूँ, और मैं शहर से हूँ तो अर्बन भर दूँ, ये बिल्कुल ही गलत बात है। नवोदय के केस में ऐसा नहीं है कि आप गाँव से हो तो रूरल भरोगे और शहर से हो तो अर्बन। यहाँ पे रूरल अर्बन का मतलब देखो क्या है दोस्तों, ए कैंडिडेट हु इज स्टडिंग क्लास 10th in a school located in rural area will be considered as rural candidate and whose candidature will be considered under open and rural quota। तो इसमें क्या लिखा है, जो भी बच्चा किसी ऐसे स्कूल में 10वीं कर रहा है जो स्कूल रूरल एरिया में लोकेटेड है, उस बच्चे को रूरल कैंडिडेट माना जाएगा। जो बच्चा रूरल एरिया में लोकेटेड किसी स्कूल में 10वीं कर रहा है, समझ में आ गई बात। आप मान लो शहर के हो, ठीक है ना, आप किसी सिटी के हो, लेकिन जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो वो किसी गांव के स्कूल में आप पढ़ने जाते हो, तो आप रूरल माने जाओगे। लेकिन अगर आप किसी गांव से हो लेकिन पढ़ने जा रहे हो किसी ऐसे स्कूल में किसी शहर में स्थित है जो, तो आप अर्बन माने जाओगे। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना। जैसे ए कैंडिडेट हु हैज स्टडीड क्लास 10th in a school located in an urban area even for a single day of session will be considered as urban area candidate। urban area are those which are so defined and by an governmental, ठीक है ना, गवर्नमेंटल नोटिफिकेशन एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर द सिलेक्शन टेस्ट, ऑल अदर एरियाज विल बी कंसिडर्ड एज रूरल। दोस्तों अगर आपने 10वीं क्लास किसी ऐसे स्कूल से की है, ठीक है ना, जो अर्बन एरिया में आता है, चाहे आपने एक दिन के लिए ही क्यों ना उस स्कूल में गए हो, तो भी आपको दोस्तों अर्बन कैंडिडेट ही माना जाएगा। और अर्बन कैंडिडेट दोस्तों जो गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन में, ठीक है ना, जो लीगली वो जो स्कूल है वो एरियाज है वो अर्बन होते हैं, तो लीगली वो अगर अर्बन हुए तो आपको अर्बन ही भरना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों लास्ट डेट जो भी होगी फॉर्म भरने की, जैसे लास्ट डेट 30 अक्टूबर है, अगर 30 अक्टूबर तक जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो वो रूरल एरिया के अंडर आता है, तो आप रूरल को आपने रूरल भरना है। अगर 30 तारीख के बाद या जब भी लास्ट डेट अगर बाई चांस एक्सटेंड हो गई, तो लास्ट डेट के बाद अगर आपका जो एरिया है वो रूरल से अर्बन हो गया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन लास्ट डेट फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उस टाइम तक आपका जो एरिया वो रूरल होना चाहिए, तभी आप रूरल भर सकते हो। अदरवाइज दोस्तों आपको क्या भरना पड़ेगा, अर्बन भरना पड़ेगा, अगर पहले ही वो अर्बन हो चुका है। तो मेरे हिसाब से आप समझ में गए होंगे। अगर आप ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हो जो गांव में है, अर्बन रूरल एरिया में है, तो रूरल भरना है। अगर आप ऐसे स्कूल में पढ़े हो जो अर्बन एरिया में है, शहरी क्षेत्र में है, तो वो आपको दोस्तों अर्बन भरना पड़ेगा। आप रहने वाले चाहे कहीं के भी हो, तो एक बार स्कूल में पता कर लेना कि सर हमारा जो स्कूल है वो अर्बन में आता है रूरल में, तभी आपको फॉर्म फिल करना है, ताकि बाद में गलती ना हो। रिजर्वेशन की बात करें दोस्तों, मैंने आपको बताया है किस किस के लिए, SC ST OBC दिव्यांग के लिए और रूरल के लिए, ठीक है ना, और गर्ल्स के लिए दोस्तों क्या है, यहाँ पे रिजर्व सीट्स रहती हैं। अब जो OBC वाले बच्चे उनको खास ध्यान देना है, ठीक है ना, अभी बताऊंगा कहाँ पे ध्यान देना है। फिलहाल हम बात करते हैं कि आपका जो सिलेक्शन टेस्ट है वो कब होगा। हालांकि मैं बता चुका हूँ आपका सिलेक्शन टेस्ट है जो 8 फरवरी 2025 को होगा, सैटरडे वाले दिन। और फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपकी कितनी है, 30 अक्टूबर 2024 है। तो जिसने फॉर्म नहीं भरा है सारी जानकारी इकट्ठे करके अच्छे से फॉर्म भरना है, खुद भरना है। अगर किसी से भरवाओगे तो वहाँ पे खुद एक बार चेक करना है सब चीज़ें, ठीक है ना। फॉर्म भरने के लिए जो वेबसाइट है वो ये लिखी हुई है आपके सामने, www.jobs
navodaya.gov.in। और मैंने दोस्तों व्हाट्सएप जो चैनल है वहाँ पे भी इसका लिंक डाला हुआ है, टेलीग्राम चैनल पे भी आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सब कुछ लिखा है, ठीक है ना। ऑनलाइन आप भर सकते हो, ऑफलाइन नहीं भरना है, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, तो फॉर्म भरने से रिलेटेड है। एडमिट कार्ड की बात करें दोस्तों, आपका फरवरी में दोस्तों एग्जाम है 8 फरवरी को, ठीक है ना, 8 फरवरी 2025 को। और जनवरी मंथ में आपका दोस्तों एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपनी तैयारी कीजिए, एडमिट कार्ड आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। आपको डाउनलोड करना होगा। बस एक बात दोस्तों ध्यान में रखनी है, जब भी आप फॉर्म भरोगे ना, फॉर्म भरोगे तो जो भी आपको दोस्तों फॉर्म भरने के बाद ना रजिस्ट्रेशन नंबर जो होगा, ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन नंबर को दोस्तों प्रिंट करवा लेना, उसको नोट करके रख लेना। क्योंकि अगर आपने रजिस्ट्रेशन नंबर खो दिया तो आपका एडमिट कार्ड नहीं निकलेगा। एडमिट कार्ड निकालने की रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत पड़ेगी, तो रजिस्ट्रेशन नंबर को दोस्तों प्रिंट करवा लेना फॉर्म को, ठीक है ना। ये कहीं पे नोट कर लेना, कहीं भी ऐसी जगह जहाँ से आप संभाल के रख सको, ठीक है ना। अदरवाइज दोस्तों आपका एडमिट कार्ड भी नहीं निकलेगा। रिजल्ट की बात करें, फरवरी में आपका एग्जाम होगा। तो दोस्तों जो रिजल्ट है, अगर हम पिछली बार की बात करें तो आपका रिजल्ट दोस्तों लगभग जुलाई जून में आया था, ठीक है ना। जून जुलाई में रिजल्ट आया था। क्यों आया था जून जुलाई में दोस्तों आपका रिजल्ट लेट आता है? इसका कारण क्या है दोस्तों? लगभग मार्च अप्रैल तक दोस्तों क्लास 10th के एग्जाम चलते हैं, आपके भी एग्जाम चलेंगे। और जो रिजल्ट आता है क्लास 10th वाले बच्चों का, वो आता है दोस्तों लगभग मई में आता है, ठीक है ना। मई जून में रिजल्ट आता है। तो मई जून में रिजल्ट आने के बाद उनको पता चलता है कि कितने बच्चे उनके स्कूल में रहने वाले हैं, कितने दूसरे स्कूल में जाने वाले हैं। यानी कि जो वैकेंट सीट्स हैं वो कंफर्म नहीं होती रिजल्ट से पहले, उसी के बाद कंफर्म होती है, तब जाके दोस्तों रिजल्ट आता है, ठीक है ना। तो इसलिए रिजल्ट थोड़ा लेट आएगा। जैसे ही आएगा आपको साइट पे पता चल जाएगा या आपके पास मैसेज कॉल वगैरह आ जाता है, ठीक है ना। वो बात की बातें हैं। सिलेक्शन दोस्तों पहले प्रोविजनल होगा, ठीक है ना, तो चलो बाद में बताएंगे ही आपको, ठीक है ना। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस टाइम मैं बता दूंगा। उसके बाद सेंटर की बात करें, सेंटर दोस्तों आपका एडमिट कार्ड में लिखा होगा। वैसे तो आपके जो डिस्ट्रिक्ट जेएनवी है, आपके जो डिस्ट्रिक्ट का जेएनवी है वहाँ पे दोस्तों आपका एग्जाम होता है। लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा हुए तो आपके डिस्ट्रिक्ट के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज या स्कूल में एग्जाम हो सकता है, वो आपका दोस्तों एग्जाम जो है एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ होगा। मीडियम की बात करें दोस्तों, जो आपका एग्जाम है इंग्लिश और हिंदी बाईलैंग्वेज होता है। एक साइड क्वेश्चन हिंदी में लिखा होता है, एक साइड इंग्लिश में, तो दोनों लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन पेपर आता है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे आप किसी भी मीडियम से हो। बात करें दोस्तों कंपोजिशन की, कंपोजिशन में दोस्तों आपके 5 सब्जेक्ट आते हैं, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स। सभी के दोस्तों 20 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क का, तो 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के हो जाएंगे। टोटल दोस्तों 100 क्वेश्चन बनेंगे, 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। और टाइम की बात करें दोस्तों, 2.5 घंटे का आपका एग्जाम होता है, ठीक है ना। एग्जाम की टाइमिंग है दोस्तों 11 बजे से 1:30 बजे तक आपकी जो है एग्जाम यहाँ पे चलता है, ठीक है ना। तो ये दोस्तों उसके बारे में था, पैटर्न के बारे में। सिलेबस की दोस्तों मैं अलग से आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा, और इसमें आप देख सकते हो जो सिलेबस है ना, वो सिलेबस दोस्तों क्या है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है सारा, ठीक है ना। कुछ बच्चे ऐसे भी जो हिंदी मीडियम के हैं, तो उनके लिए दोस्तों मैं इसमें थोड़ा टाइप कर रहा हूँ, कुछ तो टाइप हो गया है, ठीक है ना, कुछ रहता है। तो आपको दोस्तों सिलेबस है दोनों मीडियम में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। अब दोस्तों एक और बात मैं आपको बता दूं, हालांकि सिलेबस वाली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, मैंने पहले बताई हुई है। क्या बताई हुई है कि दोस्तों जो आपका सिलेक्शन है ना, आपका एग्जाम 100 नंबर का होता है, लेकिन सिलेक्शन दोस्तों आपका 60 मार्क्स में से होता है। अब वो 60 मार्क्स कौन से हैं? अगर आपको साइंस में सिलेक्शन लेना है तो मेंटल एबिलिटी, साइंस और मैथमेटिक्स, इन तीनों के 20-20-20 करके 60 मार्क्स बनेंगे। तो इन 60 में से ज़्यादा अगर आपके हुए तो आपके साइंस में सिलेक्शन होने के चांस उतने ही ज़्यादा होंगे। कॉमर्स के लिए दोस्तों आपके मेंटल एबिलिटी, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स, इन तीनों के मार्क्स देखे जाएंगे। इस 60 में से आपको ज़्यादा मार्क्स लेने हैं, तब आपका सिलेक्शन होने के चांस बढ़ जाएंगे। ह्यूमैनिटीज़ की बात करें, मैथमेटिक्स, सॉरी मेंटल एबिलिटी, सोशल साइंस और बाकी जो 3 बचे, ठीक है ना, उन तीनों में से जिसमें भी आपके हाईएस्ट होंगे, तो ये 3 टोटल जो आपके मार्क्स बनेंगे, इन तीनों के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। वोकेशनल की बात करें दोस्तों, वोकेशनल में सबसे पहले तो मेंटल एबिलिटी, और बाकी जो 4 सब्जेक्ट बचे, उन चारों में से जो 2 हाईएस्ट वाले होंगे, उनके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। एक बार दोस्तों मैं बनाऊंगा ना जब सिलेबस वाली वीडियो, तो उसमें आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा इसका क्या चक्कर है, ठीक है ना। क्या होता है जब 100 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 60 में से सिलेक्शन क्यों हो रहा है, क्या आपको बाकी तो छोड़ने पड़ेंगे? ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। अटेम्प्ट आपको सभी करने पड़ेंगे, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको सभी सब्जेक्ट्स में लेने पड़ेंगे, जो भी होगा, लेकिन कट ऑफ आपकी 60 में से बनेगी, ठीक है ना। इसके बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन एक थोड़ी सी बात एक और रहेगी दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, वो है ओबीसी कैटेगरी की। दोस्तों ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चे ध्यान से देखना, ठीक है ना। जो भी बच्चे ओबीसी कैटेगरी के हैं तो थोड़ा एक बार ध्यान से देखना। ओबीसी कैटेगरी में दोस्तों आपको तभी अप्लाई करना है जब आपकी जो कैटेगरी है वो सेंट्रल लिस्ट में ओबीसी में आती है, ठीक है ना। सेंट्रल लिस्ट में ओबीसी में आती है, तभी दोस्तों आपको ओबीसी अप्लाई करना है।
हो सकता है आपका जो स्टेट है, स्टेट में आपको ओबीसी सर्टिफिकेट बना हो, लेकिन सेंटर वाली जो लिस्ट होती है दोस्तों, सेंटर के अंडर भी आपकी जो कैटेगरी है वो ओबीसी में आनी चाहिए, तभी आप ओबीसी भरोगे, ठीक है ना। अदरवाइज दोस्तों आपको जनरल भरना पड़ेगा। क्यों? बाय चांस दोस्तों आपने ओबीसी भर दिया, आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपसे ओबीसी सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, और आप अगर स्टेट वाला ले जाओगे तो वो स्टेट वाला दोस्तों वहाँ पे आपका देखा नहीं जाएगा, क्योंकि सेंटर वाला सर्टिफिकेट चलेगा। और सेंटर वाला सर्टिफिकेट तभी बनता है जब एक्चुअली में आपकी जो असल में वास्तविक में आपकी जो कैटेगरी है वो ओबीसी में हुई। तो अगर ओबीसी में सेंटर लिस्ट में आती है तभी आपको ओबीसी भरना है और इसका सर्टिफिकेट बनवा लेना है पहले ही। अगर ओबीसी कैटेगरी नहीं आती सेंटर लिस्ट में, आपकी जो भी कास्ट है ओबीसी में नहीं आती, तब आपको जनरल भर लेना है, तब फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज दोस्तों बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये हुआ है, ठीक है ना। बच्चे फिर रिजल्ट के टाइम मुझे कॉल करते हैं बहुत बार, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था, एक बच्चे ने ओबीसी कैटेगरी भर दी थी, उसके पास सेंटर का दोस्तों सर्टिफिकेट नहीं था। जब सर्टिफिकेट मांगा गया तो उसके पास नहीं था, और उसने मेरे को कॉल किया, तो मैंने कहा कि जल्दी से बनवा लो, टाइम है। जब बनवाने गए पता चला कि कैटेगरी तो उसमें आती ही नहीं ओबीसी में, तो उनका दोस्तों कैंसिल हो गया एडमिशन, सिलेक्शन होने के बाद भी। तो छोटी छोटी गलतियां हैं, बाद में बहुत तंग करती है, तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। सिलेबस की दोस्तों मैं अलग से की वीडियो बना दूंगा। और बहुत सारे बच्चों, अगर आपको पता करना है कि किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सी स्ट्रीम है, जैसे मध्य प्रदेश में भिंड में बात करें, साइंस अवेलेबल है और ह्यूमैनिटीज अवेलेबल है, दो नहीं है। ज़्यादातर दोस्तों जो जेएनवी है उनमें दो ही स्ट्रीम मिलेंगी, ये तो साइंस और एक दोस्तों इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। साइंस कॉमर्स हो सकता है, साइंस ह्यूमैनिटीज हो सकता है, साइंस वोकेशनल हो सकता है। बहुत कम ऐसे होंगे जिनमें साइंस नहीं होगा, उसमें कॉमर्स ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स वोकेशनल या ह्यूमैनिटीज वोकेशनल, और बहुत कम ऐसे होंगे जिसमें तीन होंगी, ठीक है ना। तो मैक्सिमम में दो ही होती हैं, साइंस लगभग सब में मिलेगी, बाकी दो कम कम होती है, ठीक है ना। तो साइंस वाले बच्चों के लिए फ़ायदा है, ठीक है ना, साइंस के लिए सीट्स ज़्यादा हो सकती हैं, बाकियों के लिए कम हो सकती हैं। तो ये पूरी लिस्ट है दोस्तों, मैंने डाली हुई है टेलीग्राम चैनल पे डाली हुई है, इसमें आप चेक कर लेना कि किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सी स्ट्रीम है, ठीक है ना। और दोस्तों ये हमारी वीडियो थी। अभी भी अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप पूछ सकते हो मुझे कमेंट में, लगभग मैंने सब चीज़ें बता दी हैं। फिर भी अगर कोई डाउट आपका रह गया है तो आप एक बार दोबारा वीडियो देख लेना, और अगर तब भी क्लियर नहीं हुआ तो आप दोस्तों कमेंट कर देना, मैसेज करके मुझसे पूछ लेना, ठीक है। दोस्तों वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक से दोस्तों मोटिवेशन मिलता है, और अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हो, चैनल को अभी सब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारे चैनल पर दोस्तों नवोदय से जुड़ी हर इंपॉर्टेंट जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है, ठीक है ना। जो भी स्टडी मटेरियल होता है वो भी टेलीग्राम चैनल पे डाला जाता है, तो नवोदय वाले स्टूडेंट्स की हेल्प की जाती है। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाली हमारी हर वीडियो है दो जो आपके पास समय से पहुंच जाए। तो ठीक है प्यारे दोस्तों, मिलता हूँ आपको एक और नई वीडियो में, तब के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।